एक शहर में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से शादीशुदा औरतों की हत्याएं होने लगती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को ये पता नहीं चल रहा था कि इन औरतों का मर्डर हुआ है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। इसलिए अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ऑफिसर कालिदास के ऊपर सौंप दी जाती है। लेकिन कालिदास भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। एक ही घर में रहकर कालिदास और उसकी पत्नी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो दोस्तों, अब इसी टेंशन के हालात में कालिदास इस पेचीदा केस को कैसे सॉल्व कर पाएगा, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है कालिदास। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और जब एंड में खूनी का पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मूवी के एंड तक आपको असली खूनी कौन है ये पता ही नहीं चलता। इसीलिए सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी ये कहानी एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर एक वॉचमैन आराम से सो रहा होता है। लेकिन तभी हमें अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि किसी औरत की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। अब उसके कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम कहानी के हीरो पुलिस ऑफिसर कालिदास को देखते हैं। एक रिक्शा वाले को कुछ लोग धमकी देकर उसकी रिक्शा ले गए थे। कालिदास उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रिक्शा मिल जाएगी। तभी कालिदास को एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो सीधा क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घटना करीब 2 बजे हुई है। अब यहाँ पर कालिदास बॉडी का ब्लड सैंपल और आसपास के निशान कलेक्ट करने के लिए कहता है। छत के ऊपर जाने पर उन्हें वहाँ पर एक कुर्सी दिखाई देती है और शायद इस कुर्सी पर खड़े होकर उस औरत ने आत्महत्या की हो सकती है। उसके बाद वॉचमैन से पूछने पर वो बताता है कि सर, ये घटना हुई तब मैंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। तो कालिदास उसे यहाँ के सीसीटीवी के बारे में पूछने लगता है। तो वॉचमैन कहता है कि सर, इस सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस भरने में कंजूसी करते हैं, इसलिए यहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं लगाया गया है। अब उसके बाद कालिदास सोसाइटी में रहने वाले लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मरी हुई औरत और उसके पति के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। उनकी शादी को 8 साल हुए थे और पिछले कुछ सालों से वो यहीं पर रह रहे थे। कुछ लोग बताते हैं कि वो औरत हमेशा अपने फोन पर ही लगी रहती थी और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल भी थी। खैर, अब उसके बाद ये सारी जानकारी कालिदास अपने सीनियर ऑफिसर को बता देता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कालिदास उसी सोसाइटी में पब्लिक अवेयरनेस के रिलेटेड एक मीटिंग रखता है। वो सभी लोगों से कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस की थोड़ी तो जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ऐसे जुर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब दोस्तों, कालिदास ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को उस औरत की हत्या के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ये घटना होने के 2-3 घंटे बाद इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया था। अब वहाँ से कालिदास सीधा अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर हम उसकी पत्नी विद्या को देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कालिदास विद्या को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए विद्या अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। कालिदास कहता है कि पुलिस स्टेशन में एक सुसाइड का केस चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मैं पहले से ही थक गया हूँ, इसलिए तुम फिर से शुरू मत हो जाना। अब उसके कुछ देर बाद कालिदास थोड़ी शराब पीने के लिए बैठता है। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर कुछ रिसर्च करने लगता है और अरविंद को कॉल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है। अरविंद बताता है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। खैर, अब उसके अगले दिन विद्या अपनी छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। वहाँ से वो एक लॉन्ड्री वाली के पास आती है और अपने कुछ कपड़े ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर 2 चोर आते हैं और विद्या के गले की चेन खींचकर भागने लगते हैं। लेकिन वो औरत उन चोरों का पीछा करती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग एक पुलिस ऑफिसर की बीबी की चेन लेकर भाग रहे हो। तो डर के मारे वो चोर उस चेन को वहीं पर फेंक देते हैं। अब उसके बाद वो चेन लेकर विद्या अपने घर पर वापस आ जाती है। उनके घर पर कांस्टेबल सिंघम आया होता है तो वो उसे कॉफी बनाकर दे देती है और गुस्से में कहती है कि आज एक पुलिस वाले की बीबी के गले की चेन चोरी हो जाती। तो कांस्टेबल तुरंत ही अपने कुछ लोगों को कॉल करता है और इस एरिया के चोरों को पकड़ने के लिए कहता है। उसके बाद विद्या अपने पति कालिदास के बारे में कंप्लेंट करने लगती है कि आजकल ये मुझे टाइम ही नहीं देते और घर पर आने के बाद दारू पीते रहते हैं। बताइए, आप कुछ समझाते क्यों नहीं इन्हें? जिस पर कालिदास कहता है कि मेरे सिर में बहुत सारी टेंशन चल रही है और घर पर आने के बाद भी तू मुझे परेशान करोगी तो मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से गुस्से से चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं विद्या अपनी फ्रेंड सुधा को कॉल करती है और उसे भी वही बताने लगती है कि उसका पति दिन रात बस केस ही सॉल्व करता रहता है, मुझे टाइम ही नहीं देता और शराब भी पीता रहता है। तो सुधा उसे कहती है कि तू भी अपनी टेंशन दूर करने के लिए थोड़ी पी ले। विद्या कहती है, हाँ, आज मैं सच में पीने ही वाली हूँ।
लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद सुधा ठीक है ऐसा कहकर अपने क्लिनिक चली जाती है। अब विद्या यहाँ पर शराब की बोतल लेकर आती है। वो अपने लिए ग्लास में थोड़ी शराब निकालती है और उस बोतल के अंदर थोड़ा पानी भर देती है ताकि कालिदास को इसके बारे में कुछ पता न चल सके। फिर वो उस शराब के अंदर जूस मिलाकर उससे पी लेती है और उसके ऊपर कैडबरी भी खा लेती है। अब ये सब कुछ खाने की वजह से उसका सिर थोड़ा चकराने लगता है और तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। विद्या जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि आपके ऊपर की रूम खाली है ना, वो मैंने OLX पर ऐड देखी थी, उसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन विद्या कहती है कि इस घर के मालिक फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो शाम तक आ जाएंगे तब तुम आ जाना, या फिर मुझे अपना नंबर दो, मैं तुमको कॉल कर दूंगी। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं मोबाइल यूज नहीं करता, हो सके तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके आ जाऊंगा। विद्या कहती है कि मैं अनजान लोगों को अपना नंबर नहीं देती। फिर वो लड़का कहता है कि आपने जो म्यूजिक लगाया है उसका बेस थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा कम कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और विद्या बस उसे देखती ही रहती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किसी दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर कोई आता है और वहाँ छत पर खड़ी एक औरत सेम उसी तरीके से छत से नीचे गिरकर मर जाती है। अब उसके बाद कालिदास और उसकी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और लाश को देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि इस औरत को भी पिछले औरत की तरह ही मारा गया है। अब थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग का CCTV कैमरा किसी ने बंद कर दिया था। अब यहाँ पुलिस को उस औरत का फोन मिल जाता है। कालिदास बताता है कि उस फोन का लॉक ओपन करो और उसके अंदर जितने भी डिटेल्स है वो मुझे बताओ। उसके बाद कालिदास उस औरत के पति से बात करता है। वो उससे पूछता है कि आपकी शादी को कितने साल हुए और क्या आपको किसी के ऊपर शक है। वो आदमी कहता है कि हमारी शादी को 6 साल हुए हैं और फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किसने मारा होगा। फिर बिल्डिंग के लोगों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि ये औरत बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, जिम जाती थी और दिन भर अपने फोन में घुसी रहती थी। इनकी शादी को 6 साल होने के बाद भी उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। अब उस मरे हुए औरत के घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को उसके लैपटॉप में बहुत सारी हॉरर मूवीज मिलती है और एक ऐसी डायरी मिलती है जिसके अंदर ब्लू व्हेल के गेम के बारे में लिखा था। इस गेम में खतरनाक टास्क दिए जाते हैं और आखिरी टास्क होता है छत से कूदकर अपनी जान दे देना। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कालिदास अपने सीनियर को बताता है तो वो उसे कहते हैं कि देखो ये सारी बातें कंफर्म किए बिना किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना, मैं देखता हूँ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर ACP जॉर्ज को कॉल करता है और उसे इस केस के बारे में बताता है। इसलिए ACP जॉर्ज इस केस में कालिदास की मदद करने के लिए तुरंत ही लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब ये सभी लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए अस्पताल में आए होते हैं। तो कालिदास ACP जॉर्ज को इस केस की सभी डिटेल्स के बारे में बताता है। उसके बाद डॉक्टर बॉडी की नाखून क्रैक हुआ सैंपल जॉर्ज को दिखाता है। फिर ACP जॉर्ज कालिदास से पूछता है कि बताओ तुम्हें इस केस के बारे में क्या लगता है। जिस पर कालिदास कहता है कि सर मुझे एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। उसके बाद ये सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर लगे हुए नाखूनों के निशान देखकर जॉर्ज कहता है कि आत्महत्या करने वाले इंसान को इस तरह से दीवार को खरोचने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि जरूर उस औरत को किसी ने धक्का दिया है। तभी CCTV रिपेयर करने वाले लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि किसी ने सिस्टम बंद कर दिया था और उससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब उसके बाद ये सभी लोग पहला मर्डर जिस बिल्डिंग में हुआ था उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। उस औरत के पति से पूछने पर वो बताता है कि उसकी पत्नी का फोन कहां पर है यह अभी तक पता नहीं चला है। उस दिन किसी बात के लिए मेरी माँ ने उसे डांट दिया था और उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच भी थोड़ा झगड़ा हुआ था। इसके अलावा कोई और बात नहीं है सर। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं शाम को वो लड़का दोबारा से विद्या के घर पर आ जाता है। विद्या उसे कहती है कि अभी तक घर के मालिक आए नहीं है, मैं उन्हें पूछ कर बता दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लड़का वहीं पर बैठ जाता है और वो कहता है कि ना नहीं कह सकती तो अभी उनको फोन करके पूछ लो। तो विद्या अपने पति कालिदास को कॉल करती है। कालिदास ACP के साथ ही बैठा होता है इसलिए वो कॉल नहीं उठाता, लेकिन ACP उसे कहता है कि तुम कॉल उठा लो। तो तब विद्या उसे बताती है कि ऊपर के रूम में रेंट के लिए कोई आया है। कालिदास कहता है कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विद्या कहती है कि हमें घर को ऐसे बंद नहीं रखना चाहिए। जिस पर कालिदास गुस्से में कहता है कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम मुझे क्यों पूछ रही हो, ऑलरेडी मुझे बहुत सारी टेंशन है, तुम फोन रखो। ऐसा कहकर फोन को कट कर देता है। अब यहाँ ACP उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। कालिदास बताता है कि हमारी लव मैरिज हुई है सर। तो ACP कहता है कि अगर तुम्हारी लव मैरिज हुई है तो अब तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर क्यों बात कर रहे हो। जिसके साथ नौकरी करते हो उसके सामने झुककर बात करते हो, तो फिर तुमसे प्यार करने वाली पत्नी को तुम ऐसे गुस्से से क्यों बात कर रहे हो। अब यहाँ दूसरी तरफ विद्या उस लड़के को ऊपर का कमरा दिखाती है और उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। वो लड़का बताता है कि मैं एक क्लब में DJ बजाने का काम करता हूँ। विद्या कहती है कि तो तुम इस चक्कर में किसी लड़की को तो यहाँ पर लेकर नहीं आओगे ना।
तो वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी उस लड़के का फोन बजता है। तब विद्या उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम फोन यूज नहीं करते। तो वो लड़का कहता है कि अरे ये फोन तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेट ने दिया है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना। और दोस्तों इस तरह से ये अनजान बंदा आज से इनके घर पर रहने लगता है। इस कहानी में इसका नाम बताया नहीं गया है, इसलिए हम इसे रोहित ही कहकर पुकारेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं एसीपी और ये सभी लोग कालिदास के घर पर कॉफी पीने के लिए आते हैं। लेकिन विद्या कहती है कि दूध तो खत्म हो चुका है, आपको ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। एसीपी जॉर्ज कहता है कि ठीक है, आप दे दीजिए। अब कुछ ही देर में विद्या ब्लैक कॉफी बनाकर सब लोगों को दे देती है, लेकिन अपने पति कालिदास को नहीं देती। और अब यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब जो दूसरी औरत मरी थी उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी का टूटा हुआ फोन दिखाता है और कहता है कि मेरी पत्नी कुछ छुपा रही थी। एक दिन जब मुझे उसका फोन मिला तो मैंने देखा कि उसके फोन के अंदर आई मिस यू ऐसा मैसेज आया था, तो उसने अचानक मेरे हाथ से वो फोन छीन लिया। मैंने उससे पूछा कि ये फोन किसका है और वो मैसेज किसने भेजा है, तो वो घबराते हुए बताने लगी कि ये फोन मंजू दीदी का है और उन्होंने मेरे पास संभाल कर रखने के लिए दिया है, ये मैसेज उनके लिए आया होगा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मैंने उस फोन के मैसेज को जबरदस्ती देखने की कोशिश की तो उसने वो फोन जमीन पर पटक दिया। मैंने सर्विस सेंटर जाकर इस फोन को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तब कालिदास उस फोन को रिकवर करता है और उसके अंदर का वो व्हाट्सएप नंबर ढूंढ लेता है कि उसकी पत्नी प्रिया किसके साथ बात कर रही थी। अब कालिदास उस नंबर पर कॉल करता है तो वो फोन थाने में ही रिंग होने लगता है, क्योंकि दोस्तों पुलिस को उस सोसाइटी के एक आदमी के ऊपर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था और ये उसी का फोन होता है। अब उसे बाहर निकालकर कालिदास उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा और प्रिया का क्या चक्कर चल रहा था और उसको किसने मारा। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम आरव है, प्रिया का पति उसे ज्यादा प्यार नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी और इसी दरमियान हम दोनों के बीच प्यार हो गया। और दोस्तों जब ये दोनों अकेले में मिलते थे तब वो बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते थे ताकि इनके बारे में किसी को पता न चल सके। लेकिन आरव बताता है कि वो औरत कैसे मरी ये मुझे सच में नहीं पता। यहाँ ये सिर्फ विद्या अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि यार मेरे घर पर एक लड़का रेंट पर रहने के लिए आया है। सुधा पूछती है कि अच्छा तो वो कैसा दिखता है। विद्या कहती है बिल्कुल भी पुराने पप्पू जैसा, वही स्टाइल वही चेहरा। तो सुधा कहती है कि मुझे उससे मिलना है, लेकिन विद्या कहती है कि मैं तुझे उससे नहीं मिलाऊंगी। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देती है। यहाँ इस तरफ एसीपी और कालिदास मंदिर आते हैं, क्योंकि जो औरत पहले मरी थी वो इस मंदिर में अक्सर आया करती थी। अब मंदिर के अंदर जाने के बाद ये लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेने लगते हैं और इस केस के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का पुलिस को देखकर चुपचाप भागने की कोशिश करता है। तभी कालिदास को उसके ऊपर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। बहुत ज्यादा चेसिंग करने के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। अब थाने ले जाकर 3rd डिग्री देने के बाद वो बताता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उस औरत के साथ बस एक बार फोन पर चैटिंग की थी। तभी आरव कहता है कि सर इन औरतों के पति उनके पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, इसलिए उनकी औरतें बाहर जाकर प्यार को ढूंढती है। जिस पर कांस्टेबल कहता है कि अच्छा तुम मुझे मत सिखा, हम लोग यहाँ पर दिन रात ड्यूटी करते हैं ताकि हमें परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके, और तुम जैसे लोग ऐसी अकेली औरतों का फायदा उठाते हो। अब यहाँ इस तरफ रोहित विद्या के घर पर आता है। वो विद्या से कुकीज मांगता है, लेकिन विद्या साफ सफाई कर रही थी इसलिए उसके हाथ गंदे थे। वो उसे कहती है कि तुम किचन के अंदर जाओ और ले लो। अब कुकीज लेने के बाद वो उसके कमरे में आता है तो वहाँ पर विद्या रूम का ऐसे साफ कर रही थी और अब वो ऐसे साफ करने में रोहित उसकी मदद करता है। तभी हम रोहित के हाथ पर किसी बारकोड वाला टैटू देख पाते हैं। खैर अब रात को रोहित अपने कमरे में बैठकर शांति से गिटार बजा रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर विद्या उसके कमरे में जाती है और प्यार से उसका म्यूजिक सुनती रहती है। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं एसीपी जॉर्ज कालिदास से कहता है कि देखो कालिदास तुम आज छुट्टी लो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा, तुम अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, तुम दोनों को एक साथ टाइम बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए अब कालिदास भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे, तुम जल्द ही तैयार होकर रेडी रहना। अब ये सुनने के बाद विद्या भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। अब उसके बाद हम एक दूसरी बिल्डिंग को देखते हैं, उसके टेरेस पर भी कोई जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं एक और औरत की ठीक उसी तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ कालिदास अपने घर पर पहुँचता है तो विद्या उसे कहती है कि मुझे 5 मिनट दो, मैं तैयार होती हूँ। अब तक वो तैयार नहीं हुई थी तो कालिदास उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। फिर कालिदास खुद भी कपड़े बदल कर बाहर आता है और ऊपर देखने के लिए जाता है कि रेंट पर कौन रहने के लिए आया है। लेकिन तभी वहाँ पर कांस्टेबल सिंघम आता है और उसे बताता है कि सर एक बैड न्यूज है, एक और औरत का मर्डर हो चुका है।
तो अब कालिदास को ना चाहते हुए भी विद्या को घर पर छोड़कर क्राइम लोकेशन पर जाना पड़ता है और इस वजह से विद्या बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब ये सभी लोग हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि उस औरत को एडमिट किया गया था। वो जिंदा थी लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में। ट्रीटमेंट होने के बाद ये लोग उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं लेकिन वो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी और तभी उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ इस तरफ रात को हम विद्या को देखते हैं जहाँ पर रोहित और वो एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। विद्या धीरे धीरे रोहित के करीब आने लगती है और शायद रोहित भी उससे प्यार करने लगा था। यहाँ रात को कालिदास और उसकी टीम जो तीसरी औरत मरी थी उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कॉन्डम का पैकेट और उसका फोन मिलता है। अब उसके कुछ देर बाद में एसीपी कालिदास को बुलाता है और उस फोन से कुछ नंबर पर कॉल किया गया था लेकिन फिलहाल उनमें से एक ही नंबर एक्टिव है तो उन्हें अब उसी नंबर वाले आदमी को पकड़ना होगा। अब ये लोग उस नंबर को ट्रेस करते हैं और उस आदमी के लोकेशन का पता लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक स्विगी डिलीवरी बॉय उस आदमी के घर पर जाता है और जैसे वो आदमी दरवाजा खोलता है वो डिलीवरी बॉय उस आदमी को तुरंत ही बाहर खींचता है और पुलिस उस आदमी को तुरंत ही पकड़ लेती है। अब जमकर पिटाई करने के बाद वो आदमी बताता है कि सर प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है, हम तो बस ऐसा अकेलापन महसूस करने वाली औरतों को मजाक करने के लिए लड़के ढूंढ कर देते हैं, यही हमारा काम है। फिर कालिदास उसे मरी हुई औरतों का फोटो दिखाने लगता है और पूछता है कि क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो। तो वो आदमी बताता है कि नहीं सर, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस ग्रुप में बहुत सारी औरतें शामिल है, लेकिन इसके बारे में आपको शिल्पा नाम की लेडी बता सकती है जो कि कुंदपुरा में रहती है। अब उसके अगले दिन ये लोग सीधा कुंदनगर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पर शुरुआत में कालिदास ने जिस रिक्शा वाले की मदद की थी वो आदमी उन्हें वहां पर मिलता है। कालिदास उसे शिल्पा के बारे में पूछता है कि इस एरिया में शिल्पा नाम की औरत कहाँ रहती है। तो वो ऑटो वाला बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी शिल्पा नाम की औरतें रहती है, मैं आपको उनके पास लेकर जाता हूँ। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं वो शिल्पा नाम की सारी औरतें छुपने लगती है और वहां से भागने लगती है। वो सभी औरतें एक रिक्शा में बैठकर वहां से भाग जाती है लेकिन कालिदास भी उस रिक्शा का पीछा करता है पर यह मौका देखकर वो औरतें कहीं पर गायब हो जाती है और उन्हें सिर्फ वो रिक्शा वाला मिलता है। वो बताता है कि सर वो औरतें बीच में ही उतर गई, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल रिक्शा वाला हूँ। लेकिन उस आदमी को बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद वो बताता है कि सर इन सभी के पीछे शांति नाम की एक औरत है और फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। अब उसके बाद ये लोग तुरंत ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं लेकिन शांति को पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है ये खबर मिल जाती है, इसीलिए वो चुपचाप उस हॉस्पिटल से भाग जाती है और ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। अब उसके बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और कालिदास बहुत ज्यादा थका होता है इसीलिए वो थोड़ा आराम करता है। फिर उसके कुछ देर बाद वो फिर से इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है। वो कुछ सोचता है और कहता है कि ये औरतें एक आम जगह पर कहीं ना कहीं मिलती होगी, जैसे कि सब्जी मंडी, शॉपिंग, पार्लर। हमें इन जगहों पर जाकर उनकी फोटो दिखाकर इनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और ये लोग वैसा ही करते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल से भागी हुई वो लड़की फोन पर किसी के साथ बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर अचानक कोई आकर उसे चाकू से मार देता है। उसके कुछ देर बाद एसीपी को यह खबर मिलती है तो वो तुरंत ही क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब उस जगह पर उन्हें उस लड़की का फोन मिलता है और फॉरेंसिक टीम बताती है कि इस लड़की को अलग ही तरीके से मारा गया है क्योंकि उस हथियार से लगा हुआ खून उसके शरीर पर बिखरा हुआ है। अब दोस्तों इस मरी हुई शांति के मोबाइल में जितने भी नंबर थे और उनमें से जो एक्टिव नंबर थे उनकी डिटेल्स निकलवाई जाती है और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उन नंबर में से एक नंबर कालिदास की पत्नी विद्या का भी होता है और ये देखकर एसीपी तो शॉक रह जाता है। यहाँ इस तरफ उस एरिया के फेमस पार्लर के बारे में कालिदास को पता चलता है जिसे डेविड नाम का आदमी चलाता है। कालिदास पार्लर जाकर डेविड से पूछताछ करने लगता है तो डेविड उन औरतों की फोटोज देखकर कहता है कि हाँ ये औरतें यहाँ पर आती थी। फिर ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस सीसीटीवी फुटेज में वो सभी औरतें मौजूद थी लेकिन उनके साथ वहाँ पर विद्या भी थी। अब कालिदास अपनी पत्नी को इस केस से जुड़ा हुआ देखकर वो भी हैरान हो जाता है। यहाँ घर पर रोहित और विद्या रोमांस कर रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक रोहित विद्या को मारने की कोशिश करता है, इसलिए विद्या ऊपर के कमरे से भागकर सीधा नीचे आती है और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेती है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी लेकिन रोहित किसी दूसरे रास्ते से घर के अंदर आ ही जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। तब तक यहाँ पर कालिदास अपनी पत्नी को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वो फोन उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी उसी वक्त एसीपी जॉर्ज विद्या के घर पर पहुंचता है। विद्या को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर वो उसे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो उसे ऊपर के कमरे में ले जाती है और बताती है कि ये सब कुछ हमारे यहाँ पर रेंट पर रहने वाले लड़के ने किया। और तब तक वहाँ पर उसका पति कालिदास भी पहुंच जाता है। विद्या उस रूम के अंदर जाती है तो रोहित उसके ऊपर हमला कर देता है
लेकिन दोस्तों वो रोहित विद्या के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। विद्या अपना गला खुद ही दबा रही थी और अब ये सब कुछ देखकर कालिदास अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि विद्या यहाँ पर कोई नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल हमने जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पर देखा वो बस विद्या की इमेजिनेशन थी। हकीकत में वो लड़का एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ये सारी बातें हमें विद्या की दोस्त डॉक्टर सुधा से पता चलती है। ठीक 1 साल पहले विद्या ने अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उसकी बेटी की मौत हो गई और ये सदमा विद्या बर्दाश्त नहीं कर पाई। कालिदास भी इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसने अपने काम में फोकस करके अपने आप को बाहर निकाल लिया। लेकिन विद्या इतने बड़े घर में अकेले रहती थी तो उसके दिमाग पर असर हुआ। उसने अपनी छोटी बच्ची को इमेजिन करना शुरू किया और उसी तरह उसने कालिदास कॉलेज के टाइम पे कैसे दिखाई देता था उस तरह दिखने वाले एक लड़के को इमेजिन किया और वही था वो इमेजिनरी रोहन। और दोस्तों ये सभी औरतें पार्लर में मिलती थी। तब विद्या ने अपने अकेलेपन के बारे में उन लोगों को बताया कि मेरा पति मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं देता, बस काम 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 ही करता रहता है। तो वो औरतें उसे कहती है कि तू किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर क्यों नहीं करती, आजकल तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन उसके दिमाग में जो रोहित था उससे ये बात पसंद नहीं आई। उसने विद्या के दिमाग से कहा कि तुम अपने पति कालिदास को धोखा नहीं दे सकती और कालिदास के खिलाफ भड़काने की वजह से विद्या को उन औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए विद्या ने उन औरतों को छत से धक्का देकर एक एक करके मार डाला। अब यहाँ पर ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद कालिदास को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और उसने उसे टाइम ही नहीं दिया। अब विद्या की दिमाग की हालत बिगड़ चुकी थी, इसीलिए कालिदास अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है ताकि वो विद्या के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे और धीरे धीरे उसके दिमाग की हालत सही हो जाए। और दोस्तों लास्ट में विद्या अपने पति के प्यार को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक वो विद्या को छोड़कर चला जाता, क्योंकि वो पागल भी हो चुकी है और उसने खून भी किए थे। लेकिन कालिदास उसका साथ नहीं छोड़ता और इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।